जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत स्वागत है आपका द वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। आइए, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। आइए हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब तक अब हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था के परिचय के बारे में पढ़ लिया है। संविधान कैसे बना, कहाँ गठित हुआ, कैसे किस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ, उसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितने शेड्यूल हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया। और कितने अमेंडमेंट हुए अब तक, ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं संघ एवं इसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब ये किस आर्टिकल में है और किस पार्ट में है और ये किस टॉपिक से रिलेट करता है, मतलब किस सब्जेक्ट से रिलेट करता है संघ एवं इसका क्षेत्र। तो पार्ट 1 में है संघ एवं इसका क्षेत्र, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में है संघ एवं इसका क्षेत्र। इसमें कहा गया है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र ऐसे डिनोट किया गया है, और ये आर्टिकल 1 to 4 तक है। अब इसमें आर्टिकल 1 में क्या है ये देखते हैं, हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 4 में, और कब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, और जब तक संविधान बनकर तैयार हुआ था, लागू हुआ था, तब तक हमारे भारत राज्य में राज्य कितने थे और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ये सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, विस्तार पूर्वक कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ हो गया। इसमें भारत और इंडिया दोनों शब्द का यूज किया गया, जबकि दोनों एक ही हैं, परंतु इन दोनों शब्दों का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ जो संविधान विधिवेत्ता थे वो लोग बैठे थे बनाने, संविधान लिख रहे थे, तो उस समय दोनों पक्ष में विवाद हुआ कि कोई कह रहा था भारत, कोई कह रहा था इंडिया रखा जाएगा, कोई कह रहा था भारत रखा जाएगा। इसलिए संघ के नाम को भारत और इंडिया दोनों रखा गया। इसलिए कहा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ हो गया। इसमें ये कहा गया है कि भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत राज्यों के क्षेत्र आते हैं, संघ क्षेत्र आते हैं, और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है। ये 3 तरह के क्षेत्र आते हैं आर्टिकल 1 में। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। ये संप्रभु राज्य होने के नाते मतलब इसके ऊपर किसी का शासन नहीं है, ये मतलब ये स्वतंत्र है। और इसीलिए दादर एवं नगर हवेली को अंग्रेज़ों ने छोड़ा, पुदुचेरी को भी अंग्रेज़ों ने वो मतलब गए, यहाँ से सिक्किम से भी चले गए, तो ये जो थे इस पे भारत ने कब्जा कर लिया। ये भी आगे विस्तार से पढ़ेंगे, कब इस पे भारत ने इसे अपने राज्यों में मिला लिया, कब संपूर्ण राज्य घोषित किया, ये भी आगे देखेंगे। ये आर्टिकल 1 है। तो आर्टिकल 1 हमारा भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ हो गया। इसके अंतर्गत कितने क्षेत्र आते हैं? 3 क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से? राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र, और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रीलिम्स, पीसीएस प्रीलिम्स या वनडे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 1 में नहीं, पार्ट 1 में कौन कौन सा निम्न में से पार्ट 1 में कौन सा सब्जेक्ट रिलेट करता है? तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी आर्टिकल 1 में भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ होगा। आगे अब चलते हैं, पढ़ते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 में लिखा गया संसद को 2 शक्तियाँ यह देता है। एक देता है नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करना, और दूसरी देता है नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। ये 2 शक्तियाँ देता है। जो भारतीय संघ के, जो हमारे भारत है, भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं, उन्हें शामिल करने के लिए आर्टिकल 2 बनाया गया। संसद को 2 शक्ति देता है, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करना, यानी जो भारतीय संघ में राज्य नहीं है उनको शामिल करना, और सेकेंड है नए राज्यों को गठन करने की शक्ति, और नए राज्य वहीं से मिलेंगे, नए राज्यों को गठन करने की शक्ति देता है। अब संसद को ये 2 शक्तियाँ देता है, पार्लियामेंट को हमारे। अब आइए आगे देखते हैं आर्टिकल 3। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में संसद को अधिकृत करता है कि किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण किया कर सकेगी। इसका एक उदाहरण है, इसका मतलब ये, इसके उदाहरण के तौर पे हम आपको समझा सकते हैं। इसका एक उदाहरण है हमारा उत्तर प्रदेश, जिसको 1950 के पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश का जन्म हुआ कब? 24 जनवरी
1950 में उत्तर प्रदेश का जन्म हुआ। ये एग्ज़ाम में आ चुका है, पीसीएस प्रीलिम्स में अभी हाल ही में आया था। और उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया, ये भी हम आगे देखेंगे कि स्टेट को अलग किया गया, सन 2000 में अलग किया गया है, ये हम देखेंगे। इस तरीके से इसी आर्टिकल के अंतर्गत इसको अलग किया गया। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, अब किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, ठीक है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, संसद को ये देता है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, यह संसद को अधिकृत करता है, संसद को यह पावर देता है, संसद को अथॉरिटी देता है किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र को अलग करना या दो से अधिक राज्यों को मिलाना, राज्यों के भागों को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण करना। इस तरीके से आर्टिकल 3 संसद को ये अथॉरिटी देता है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। इसमें 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संसद में पेश किया जा सकता है। ये संसद में पेश किया जाएगा बिफोर रिकमेंडेशन। राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है रिकमेंडेशन के पहले, और यह मत निश्चित समय के भीतर दिया जाना चाहिए। और ये राष्ट्रपति को किसी प्रकार के लिए बाध्य नहीं कर सकते, मत बनाने के लिए राज्य विधानमंडल मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति को। इस तरीके से हम लोग आर्टिकल 3 को कवर किया। अब आर्टिकल 4 में जानते हैं क्या है। आर्टिकल 4 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों के निर्माण, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों के निर्माण, क्षेत्र और नामों में परिवर्तन, नए राज्यों के निर्माण, क्षेत्र और नामों में परिवर्तन आर्टिकल 3 के अंतर्गत है, और नए राज्यों का प्रवेश या गठन आर्टिकल 2 के अंतर्गत है। और नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन आर्टिकल 3 संविधान के आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ये साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित होगा। 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। 368 के तहत ये बात याद रखिएगा, विशेष बहुमत जो होती है उसे संशोधन किया जाता है। ये बात इम्पॉर्टेंट है कि ये संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन होगा, न कि 368 के तहत संशोधन होगा। नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों के निर्माण, सीमा, क्षेत्र, नामों में परिवर्तन। अब इस तरीके से हम लोग आर्टिकल 1 to 4 पार्ट 1 संघ और इसके राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 में क्या था, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 1 में हमारा क्या था, आर्टिकल 1 में था कि इंडिया या भारत अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 में क्या था, संसद को 2 शक्ति देता है, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करना या नए राज्यों का गठन करना। तीसरा, संसद को अधिकृत करता है किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण करना। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्र को यह बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। नामों में परिवर्तन हुआ है इसी आर्टिकल के अंतर्गत, आगे अभी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अब इसमें 2 कंडीशन है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संसद में पेश किया जाता है। बिफोर रिकमेंडेशन, राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। और विधानमंडल क्या करती है कि अगर उसका कोई मत रहता है और राष्ट्रपति के पास फिर से भेजती है तो राष्ट्रपति इस पे विचार कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति इनकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो बाध्य नहीं है। बाध्य कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति कुछ ये विधानमंडल जैसे ये राष्ट्रपति हमारे हो गए यानी प्रेसिडेंट, और ये लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, ठीक। इन्होंने एक प्रस्ताव भेजा कि ये चीज़ सही है कि नहीं, ये टॉपिक सही है, ये सब्जेक्ट सही है कि नहीं। तो इन्होंने कहा कि सही तो है पर इसमें कुछ विचार किया जाए। तो इनके पास ये भेजा गया पुनर्विचार करने के लिए। पुनर्विचार कुछ दिन के लिए करेंगे, लेकिन ये इनकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। इनकी बात मानने के लिए पूरी तरीके से बाध्य नहीं है। प्रेसिडेंट अपने विवेक पे देश के हित में कार्य करेगा। इस तरीके से हम लोगों ने आर्टिकल 3 को कंप्लीट किया। आर्टिकल 4 ये कहता है कि नए राज्यों में परिवर्तन जो होंगे या नए राज्यों का प्रवेश या गठन होगा उसमें, और जो नामों में परिवर्तन होंगे उसे आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ये साधारण बहुमत के तहत संशोधन होगा। इस तरीके से हम लोगों ने आर्टिकल 1 to 4 कवर किया विस्तार पूर्वक। अब आगे आते हैं। भारतीय कुछ स्टेट हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय हमारे देश में राजनीतिक इकाइयाँ थीं 2।
राजनीतिक इकाइयाँ दो थीं। राजनीतिक इकाइयाँ एक दो थीं। पहला क्या था? पहला था ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन, और देसी रियासतें जो राजा के शासन के अधीन थीं, लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबंध रखती थी। ये ब्रिटिश राजशाही से क्या करती थी? संबंध रखती थी। फिर उसके बाद हमारा जब देश आज़ाद हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ, तो दो देशों ने भारत से एक और देशों ने जन्म लिया। उसका नाम था पाकिस्तान। पाकिस्तान और भारत दो देश बने, भारत और पाकिस्तान। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 552 देसी रियासतें थीं जो स्वतंत्र थीं। अंग्रेज़ों ने कहा, जब भारत आज़ाद हुआ और भारत और पाकिस्तान बना, उसके बाद ये कहा गया कि भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में शामिल हों, और या तो फिर स्वतंत्र रहें। तो उसके बाद क्या हुआ कि 552 देसी रियासतें थीं, भारत की भौगोलिक सीमा में थी। 552 देसी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थी, जो 549, जिसमें से 549 भारत में शामिल हो गई। 549 जो है भारत में शामिल हो गई। 549 भारत में शामिल हो गई, परंतु हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये दो ऐसे स्टेट थे, देसी रियासतें थी, जो शामिल नहीं हो रही थी भारत में। उस टाइम क्या हुआ कि ये भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। कौन कौन सी रियासतें? हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया। पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया। और जूनागढ़ जो हमारा था, उसको जनमत के द्वारा मिलाया गया। और कश्मीर के विलय पत्र के द्वारा भारत में मिला लिया गया। इन तीनों को ऐसे मिला लिया गया। 549 देसी रियासतें शामिल हो गई थीं देश में। अब 1950 में जब संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। एक भाग क बनाया, यानी पार्ट 1, फिर पार्ट बी नाम रखा भाग ख, फिर भाग ग और भाग घ। ये क्षेत्र, ये सभी संख्या में 29 थे। भाग क में वे राज्य थे। भाग क में कौन से राज्य थे? वे राज्य थे जहाँ ब्रिटिश जो है भारत में गवर्नर का शासन था। ब्रिटिश भारत में किसका शासन था? गवर्नर का। और भाग ख में 9 राज्य भाग ख में थे, और विधानमंडल के साथ शाही शासन में थे। और भाग ग में क्या था? भाग ग में था ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ में शाही शासन था। भाग ग में राज्य का केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन था। अंडमान एवं निकोबार द्वीप को भाग ख में अकेले, भाग घ में अकेले रखा गया था। यानी पार्ट ए हो गया इंग्लिश में, पार्ट बी हो गया, पार्ट सी हो गया और पार्ट डी हो गया। पार्ट ए में वे उन राज्यों को रखा गया जो वहाँ पे ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। पार्ट बी में 9 राज्यों को विधानमंडल के साथ शाही शासन था। और पार्ट सी में जो है ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन, कुछ में शाही शासन। ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था, लेकिन कुछ में क्या था? शाही शासन था। और पार्ट डी में मतलब घ में अंडमान निकोबार को अकेले रखा गया था। ठीक है, इस तरीके से 4 भागों में विभाजित किया गया था। फिर कुछ समितियों को बनाया गया जो राज्य पुनर्गठन आयोग में साथ दी, जैसे धर आयोग समिति, हम लोग नीचे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग और इसके अध्यक्ष, जैसे राज्य भाषाई प्रांत आयोग बनाया गया, धर आयोग समिति, जिसके अध्यक्ष एस.के. धर थे। ये जून 1948 में आई। इसने क्या किया? इसने जब अपना सब कुछ समिति बनाई गई और इसने सब कुछ सौंपा, तो इसने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए। तो इस बात को इनकार कर दिया गया, ये नहीं हो सकता। एस.के. धर आयोग की कमेटी ने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए मांग रखी, लेकिन ये असफल रही। उसके बाद आती है जेवीपी समिति, दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति ये आती है दिसंबर 1948 में। जब इन्होंने अपनी समिति की रिपोर्ट सौंपी, तो इसमें कहा राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा नहीं होनी चाहिए। इन्होंने बोला राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा नहीं होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल थे, पट्टाभी सीतारमैया जी शामिल थे, वल्लभ भाई पटेल जी शामिल थे। इन्होंने कहा कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ कि भाषा नहीं होनी चाहिए,
तो उसके बाद जो है कि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार जो है कि भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा। और जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया और आंध्र प्रदेश का गठन, इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ जिसके अंतर्गत 56 दिनों की भूख हड़ताल हुई और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उनका नाम था पुट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया। पुट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया। इस तरीके से ये जो है कि इन्होंने चुना कि आंध्र प्रदेश का गठन किया गया और आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ये तो डेट हम लोग बता ही चुके हैं। अब आइए फजल अली आयोग दिसंबर 1953 में। फजल अली आयोग दिसंबर 1953 में इसको ये कमेटी बनाई गई और इसके अध्यक्ष फजल अली जी थे। इसमें 2 लोग और शामिल थे, KM पडिक्कर, HN कुंजरू। इन्होंने कहा कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। इन्होंने ये कहा मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए और एक राज्य एक भाषा के आधार को अस्वीकार कर दिया, मतलब नहीं माना। एक राज्य और एक भाषा के आधार को अस्वीकार मतलब अनएक्सेप्टेड, मतलब अस्वीकार मतलब स्वीकार नहीं किया गया। और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इस तरीके से हम लोगों ने राज्य पुनर्गठन आयोग देखा और उसमें ये जाना कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन आंध्र प्रदेश है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि केंद्र शासित प्रदेश, फिर नाम में परिवर्तन हुआ और सारे आर्टिकल को देखा गया। इस तरीके से हम लोगों ने संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, इसका क्षेत्र आर्टिकल 1 to 4 के टॉपिक सब्जेक्ट को, विषय को या कहें लेसन्स को या लेक्चर को कवर किया। और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में लगे रहिए।